वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि मैं पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्री में पढ़ाऊंगा और एम लक्ष्मीकांत के सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। उसी वादे के अनुरूप ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें इससे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप जैसे टॉपिक्स हो चुके हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये सीरीज ऐसी सीरीज है जो आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। इसके थ्रू आप थ्योरी पढ़ पाएंगे और उसके बाद यदि आप जाके प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी की पूरी पॉलिटी आपको तैयार हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसे शेयर भी करते होंगे अपने दोस्तों के मध्य, और शेयर भी किया करिए। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको अपने शब्दों में सिखाना। मेरी जिम्मेदारी है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको पूरा का पूरा कंटेंट क्लियर करना। मेरी ये जिम्मेदारी है कि सारी बातें आपको सरल शब्दों में सिखाना, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस शो को हिट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बातें चल रही थी। इससे पहले 3-4 क्लासेस फंडामेंटल राइट की हो चुकी हैं। आज हम लोग को जहां से शुरू करना है, दैट इज योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। एक बात समझिएगा कि हमारा भारत वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ा। संविधान सभा का और संविधान का उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी ऐसा राज्य बनाना जहां हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो। शोषित, वंचित, दबा कुचला, पिछड़ा सबका कल्याण सुनिश्चित करने की भावना। सारी कम्युनिटी, सारा रिलीजन, सारी कास्ट, सारे मार्जिनल क्लास, सबका कल्याण सुनिश्चित करने की जो भावना है, वेलफेयर स्टेट की भावना है। ऐसे में मेरे भाई, अगर किसी का कल्याण नहीं हो पाएगा, या कोई पीछे छूट जाएगा, या कोई अपने आप को सेपरेट अलग थलग महसूस करेगा, तो ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। और हमारे संविधान निर्माता इस बात को समझते थे कि भारत देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में माइनॉरिटीज़ भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो। तो अगर माइनॉरिटीज़ के लिए हमने स्पेशल प्रोविज़न नहीं किया, अगर माइनॉरिटीज़ के लिए हमने विशेष प्रावधान नहीं किया, तो ऐसे में वो अलग थलग महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे। और यही कारण है कि माइनॉरिटीज़ के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अल्पसंख्यकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एज अ फंडामेंटल राइट स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, मौलिक अधिकार के तौर पर विशेषाधिकार दिया गया। और मौलिक अधिकार के तौर पर जो उन्हें विशेषाधिकार दिया गया, वो है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके पीछे का लॉजिक आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी समाज में 100 लोग रहते हैं। अब किसी भी समाज में 100 लोग रहते हैं, 90 लोगों का एक खास कल्चर है, 10 लोगों का एक खास कल्चर है। किसे अपने संस्कृति के विकास में दिक्कत आएगी? इन 10 लोगों को। किसे अपनी भाषा के विकास में दिक्कत आएगी? 10 लोगों को। किसे दिक्कत नहीं आएगी? ये 90 लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इन 10 लोगों को अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी, यानी दिक्कत आएगी। इसी वजह से मेरे प्यारे भाई, कि माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। इसके पीछे का लॉजिक यही है, सबका कल्याण सुनिश्चित करना। इसमें आर्टिकल 29 और 30, दो आर्टिकल हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार से रिलेटेड है। आर्टिकल 29 इज डीलिंग अबाउट द प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ इन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अगर आप आर्टिकल 29 का पहला क्लॉज पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 29 का पहला क्लॉज कह रहा है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। नागरिकों का कोई भी वर्ग, नागरिकों का कोई भी अनुभाग अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है, बनाए रख सकता है, संरक्षित कर सकता है। हालांकि इसे दिया गया स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन आर्टिकल 29 क्लाउज 1 को एक्सप्लेन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट लिमिटेड फॉर द माइनॉरिटी। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बट ये मेजोरिटी तक भी है, इनका ब्रॉड एक्सपेक्ट भी है। तो खैर, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार, ठीक है, प्रिजर्व करने का अधिकार, बनाए रखने का अधिकार। और ये अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों का है। लेकिन ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों तक ही नहीं है, बहुसंख्यकों तक भी क्या है? ब्रॉड है। अच्छा, दूसरी बात,
आर्टिकल 29 का सेकंड क्लॉज ये कहता है कि कोई इंस्टीट्यूशन जो राज्य के द्वारा फंडेड हो, चाहे पार्शियली फंडेड हो, चाहे फुल्ली फंडेड हो, वहां एडमिशन में रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। एंट्रेंस में क्या कहा जा रहा है? एंट्रेंस में यानी प्रवेश में। प्रवेश का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहे वो राज्य के द्वारा पार्शियली फंडेड हो, चाहे वो राज्य के द्वारा फुल्ली फंडेड हो, राज्य के द्वारा पार्शियली फंडेड हो, चाहे राज्य के द्वारा फुल्ली फंडेड हो, वहां यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रवेश में रिलीजन, मूल, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी प्रवेश में धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, मूल यानी नस्ल, काला गोरा पीला नीला, ठीक है, मूल के आधार पर, जाति यानी कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज यानी भाषा, या इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ जेंडर नहीं लिखा है, तो जेंडर के आधार पे हो सकता है। गर्ल्स स्कूल हो सकते हैं, बॉयज स्कूल हो सकते हैं, आप वहाँ झंडा लेके नहीं जा सकते, नहीं हमको अनुच्छेद 29 से अधिकार मिला, हम जाऊंगा, हम गर्ल्स स्कूल में पढ़ूंगा, नहीं हो सकता है। गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल सेपरेट हो सकते हैं। क्लियर बात? चलिए, तो दिस इज आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 30 पर आते हैं। आर्टिकल 30 मेरे भाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में माइनॉरिटी शब्द को, माइनॉरिटी वर्ड इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही तरह की माइनॉरिटी की बात की गई है, एक भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और दूसरा आपका धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, ये दो तरह की। तो एक बात समझिएगा, अल्पसंख्यकों को, कौन से अल्पसंख्यकों को? लिंग्विस्टिक और रिलीजियस यानी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का और प्रशासित करने का अधिकार है। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ये आर्टिकल 30 का फर्स्ट क्लॉज सीधे सीधे कह रहा है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो ही अल्पसंख्यक की बात की गई है, ठीक है, और किसी भी प्रकार के कोई अल्पसंख्यक की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। तो इसके पीछे का भी लॉजिक यही है कि अल्पसंख्यकों के हितों को प्रोटेक्शन करना, अल्पसंख्यकों के कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाना। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर देखो एडमिशन का क्राइटेरिया अलग है, एडमिशन का कोटा अलग है, वो अपने पसंद से अपनी तरह से चीजों को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के बाद यदि आप आर्टिकल 31 पर आएंगे मेरे भाई, तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अनुच्छेद 31 वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, यानी संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, और उसे क्या कर दिया गया? उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। आर्टिकल 32 पर आते हैं। आर्टिकल 32 संविधान के हृदय व आत्मा, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान के हृदय व आत्मा कहा। क्यों कहा? आप इसकी सुंदरता को अभी देखेंगे तो खुद ही आप समझ जाएंगे कि क्यों कहा। मेरे भाई, आपने 5 फंडामेंटल राइट पढ़े, 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी, 19 से लेके 22 तक राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये जो आपने 5 फंडामेंटल राइट पढ़े, ये पांचों मौलिक अधिकारों पर सुरक्षा भी आपका मौलिक अधिकार है। गजब बात है, यानी फंडामेंटल राइट पर गारंटी भी आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकारों पर सुरक्षा। यानी यदि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो तो आर्टिकल 32 से टिंगनिंग टिंगनिंग करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 30 का अनुच्छेद 30 का पहला क्लॉज आप पढ़ेंगे तो सीधे सीधे कह रहा है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अब आपके मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए क्या जारी करेगा? रिट। रिट क्या होता है? ये आर्टिकल 32 का सेकंड क्लॉज है। रिट क्या है? रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश है। रिट एक प्रकार का जुडिशियल ऑर्डर है, यानी रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश है जो कि
मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। फिर से सुनो, मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यस। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट? वैलिडिटी ऑफ द वायलेशन, यानी एक्चुअली योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटिंग और नॉट। सच में आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही चेक करेगा। और यदि सच में आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, सच में आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसे इन्फोर्स करने के लिए, बचाने के लिए, गारंटी देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। ये तो आप समझ गए। तो यानी क्या है, आर्टिकल 32 उपचार है। जैसे आप जब बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए टिंगलिंग टिंगलिंग करके अस्पताल जाते हैं, वैसे यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 इज नॉट जस्ट रेमेडी, बट आर्टिकल 32 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 32 सिर्फ उपचार नहीं है मेरे भाइयों, अनुच्छेद 32 स्वयं में भी मौलिक अधिकार है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि मुझसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं बिना सोचे समझे आर्टिकल 32 का नाम लूंगा। ये डॉक्टर अंबेडकर की लाइन है, क्योंकि यह अधिकारों पर गारंटी प्रदान करता है, यह अधिकारों पर सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय व आत्मा कहा, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय व और आत्मा कहा। साथ ही साथ आपको मैंने एक बात बताई थी कि केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दिया जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी पार्लियामेंट कैन अमेंड इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये किसी लॉ में नहीं लिखा है। ये कौन बताएगा? ये टाइम टू टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आर्टिकल 32 को क्या बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया ऑनरेबल कोर्ट ने? यस। एक केस है, उस केस का नाम है एल चंद्र कुमार केस 1997। एल चंद्र कुमार केस 1997 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, आर्टिकल 226 को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। तो ये संविधान का बुनियादी ढांचा है। जी हाँ, ये संविधान का बुनियादी ढांचा है। 32 का क्लॉज 1 कह रहा है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लॉज 2 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए रिट जारी करेगा। ठीक है, रिट जारी करेगा। लेकिन एक बात समझिए, अभी इस समय हमारे भारत देश में रिट जारी कर, रिट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। अभी पढ़ेंगे पांचों रिट के बारे में। देखो रिट, रिट क्या है? रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश है। क्या है रिट? रिट एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश है, यानी एक प्रकार का जुडिशियल ऑर्डर है। 5 प्रकार की रिट होती है। रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट को है और आर्टिकल 226 से ये शक्ति हाई कोर्ट को है। ठीक है, 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, 226 से हाई कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट तब जारी करता है जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है। वहीं हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य अधिकार के हनन के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। इसके बारे में भी थोड़ी देर में बताते हैं और विस्तार से। अच्छा, अभी रिट जारी करने की शक्ति हमारे भारत देश में सिर्फ 2 ही न्यायालयों को है। क्या किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी जा सकती है? जी हाँ, संसद को यह अधिकार है कि संसद यदि चाहे, पार्लियामेंट अगर चाहे तो बाई लॉ किसी दूसरे कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। ठीक है, तो संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। राइट, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि रिट जारी करने का अधिकार किसको किसको है? 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट कब रिट जारी करती है? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। वहीं यदि आप हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के मामले में तो रिट जारी ही कर सकता है। इसके साथ ही साथ वायलेशन ऑफ लीगल राइट यानी अन्य विधिक अधिकारों के हनन के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। यानी अन्य विधिक अधिकारों के हनन के मामले में, अन्य लीगल राइट के वायलेशन के मामले में भी रिट जारी करने का अधिकार है। अब इस तरह से यदि आप कहें कि इन रेस्पेक्ट ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन किसका जुरिस्डिक्शन बड़ा है, ये बहुत रटते हैं लोग। रिट के मामले में किसका क्षेत्राधिकार व्यापक है? रिट जारी करने के मामले में किसका क्षेत्राधिकार व्यापक है, यानी किसका जुरिस्डिक्शन बड़ा है रिट के रेस्पेक्ट में? तो मेरे भाइयों, रिट के रेस्पेक्ट में किसका क्षेत्राधिकार बड़ा है? तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार बड़ा है, क्योंकि हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार के मामले में तो रिट जारी करना ही करना है, साथ ही साथ वो अन्य अधिकारों के मामले में भी रिट जारी कर सकती है। क्लियर बात?
अन्य अधिकारों के भी मामले में हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। वही बात देखो यहाँ पर मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को यदि आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन में रिट जारी करती है, ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसका क्षेत्राधिकार पूरे भारत के क्षेत्र में है, यानी पूरे इंडियन टेरिटरी में है। तो अगर आप टेरिटोरियल एक्सटेंट से देखें, टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बड़ा है। लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिट, रिट के लिए सिर्फ देखें, सिर्फ रिट के संदर्भ में देखें तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार बड़ा है। रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकती। हाँ, ये भी बात है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है इफ एक्चुअली योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटिंग, यदि सच में आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यदि सच में आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यदि सच में आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य होती है। लेकिन वहीं अगर आप हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कोई दूसरी रेमेडी भी दे सकती है, हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाउंड नहीं है। हाई कोर्ट कोई दूसरा उपचार भी दे सकती है। हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड टू इशू द रिट, ठीक है। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो कंसर्न स्टेट टेरिटरी है वहां तक होता है। फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी कर सकती है, प्लस किसी अन्य लीगल राइट के लिए भी ये रिट जारी कर सकती है। तो अगर एक सीधा स्टेटमेंट पास किया जाए कि इन रेस्पेक्ट ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन किसका जुरिस्डिक्शन बड़ा है, रिट के मामले में किसका क्षेत्राधिकार बड़ा है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट हैव अ ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन देन द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है यानी ज्यादा है। आगे आते हैं, रिट 5 प्रकार की रिट होती हैं, ये हम लोग देखते हैं जो 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट होती है। तो एक होती है भैया हैवियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। मीन्स इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी बंदी को सशरीर प्रस्तुत करो। मैंडमस बी कमांड यानी हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण टू बी सर्टिफाई प्रमाणित करो। प्रतिषेध टू प्रोहिबिट रोक दो। अधिकार परीक्षा व्हाट इज योर अथॉरिटी आपका क्या अधिकार है, व्हाट इज योर अथॉरिटी यानी आपका क्या अधिकार है। तो ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। 5 प्रकार की रिट में सबसे पहले हम लोग हैवियस कॉर्पस पढ़ते हैं। हैवियस कॉर्पस में देखो ने सर्किट भाई बोलना है, बॉडी मिल गई है क्या ये क्या है भाई। तो देखो इस पर मत जाना, जरूरी नहीं है कि सब फिट ही बैठे, लेकिन आपको अच्छा लगे इसलिए लगा दिया गया है। हैवियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए, यदि किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेन कर लिया जाए, यानी यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए। कोई आदमी पता चला गोलगप्पे की दुकान पे गोलगप्पा ठूंस रहा है, पुलिस आई उसको अरेस्ट कर ले गई, आपका दोस्त है आपसे नहीं रहा गया, आपको लगा कि डिटेंशन इलीगल है, आप सीधे टिंगनिंग टिंगनिंग करके 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और वहाँ आपने कहा कि नहीं भाई आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। तो यदि किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेन किया जाए, यानी यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाए, कैसे इलीगल यानी अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाए, तो ऐसे में ये रिट जारी की जाती है। और यहाँ पर इस बात की लीगलिटी चेक होगी कि भाई डिटेंशन लीगल है या नहीं। और अगर डिटेंशन इलीगल है तो उसे छोड़ने का आदेश दिया जाता है, कहा जाता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी बंदी को सशरीर प्रस्तुत करो। तो अवैध गिरफ्तारी यानी इलीगल डिटेंशन के मामले में ये रिट जारी की जाती है। ये रिट गवर्नमेंट और प्राइवेट पर्सन दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जाती है, सरकार के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। परमादेश क्या है भाई, मैंडमस। मैंडमस यानी वी कमांड हम आदेश देते हैं। और किसी को आदेश देने की जरूरत कब पड़ती है, किसी को आदेश देने की जरूरत तब पड़ती है जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे। तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी सरकारी कार्यालय यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, कोई भी सरकारी कार्यालय यदि अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता या फुलफिल करने से मना करता है, फिर से सुनिएगा, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी सरकारी कार्यालय यदि अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता या अपनी ड्यूटी फुलफिल करने से मना करता है, तो ऐसी स्थिति में जो रिट जारी की जाती है वह मैंडमस। मैंडमस मीन्स बी कमांड, हम आदेश देते हैं। यानी पब्लिक अथॉरिटी को, सरकारी कार्यालयों को उसके कर्तव्य करने के लिए बाउंड करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती।
प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ ये नहीं इशू की जा सकती। ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी नहीं इशू की जा सकती। उत्प्रेषण और प्रतिषेध समझिए जरा सा, इन दोनों को एक साथ मिला के हम लोग पढ़ते हैं। हर इंफीरियर कोर्ट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, ये तो आप समझते ही होंगे। हर कनिष्ठ न्यायालय का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है ना भाई। जैसे हमारे भारत देश में आप देखिए कि पिरामिड के आकार की न्यायपालिका है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो हर अधीनस्थ न्यायालय का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है। तो हर अधीनस्थ न्यायालय का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, तो ऐसे में मेरे भाई, अगर कोई इंफीरियर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करे, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार को क्रॉस करे, अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करे, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाए, तो इसका मतलब वो लीगल फॉल्ट कर रही है ना, वो एक तरीके की विधिक गलती है ना भाई। अब पता चला सबॉर्डिनेट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो चीज़ नहीं आती है, उसके बाहर जाके अगर वो फैसला दे रही तो गलत कर रही है ना। हाँ। तो कोई भी इंफीरियर कोर्ट, जुडिशियल, हाफ जुडिशियल बॉडी यदि अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाती है, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जा रही होती है, तो उसे रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है वह प्रतिषेध। कहा जाता है, हेलो ब्रो ब्रो ब्रो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन, वहीं रुक जाओ, रुको तुरंत, वहीं रुको जरा, सबर करो, दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन, ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं है। और अगर बाहर जाके फैसला दे दे, देखो अगर मामला चल ही रहा है तब प्रोहिबिशन इशू की जाती है, लेकिन अगर बाहर जाके फैसला दे दे, यानी कोई इंफीरियर कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, जुडिशियल, हाफ जुडिशियल बॉडी अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करके जजमेंट दे दे, तब जो रेट जारी की जाती है वो है उत्प्रेषण। प्रोहिबिशन का उद्देश्य सिर्फ प्रिवेंट करना है, ये प्रिवेंटिव नेचर की है। उत्प्रेषण का उद्देश्य प्रिवेंट करना, न्यायिक गलती को, साथ साथ उसे क्योर भी करना है ना। कैंसिल करने के साथ साथ उसे सुधारना भी इसका उद्देश्य है उत्प्रेषण का। ठीक है। अधिकार परीक्षा को वारंटो किसी पब्लिक पोस्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए जारी की जाती है। सार्वजनिक पद की वैधता के परीक्षण के लिए, किसके लिए भाई? पब्लिक पोस्ट की वैलिडिटी यानी सार्वजनिक पद की वैधता के परीक्षण के लिए रिट जारी की जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर बैठ जाए जिसके लिए वो लीगली अथराइज नहीं है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कोई आदमी चौट्टाई करके एसडीएम बन जाए, नकल करके एसडीएम बन जाए, तो बताओ लीगली वो उस पद के लिए था क्या? नहीं था ना। वो तो चुट्टा है, नकल करके पहुंच गया, है ना, चोरी करके पहुंच गया, चीटिंग करके पहुंच गया। तो ऐसे में क्या उस पद के लिए वो योग्य है? नहीं। ऐसी स्थिति में रिट जारी की जाती है और पूछा जाता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी आपका क्या अधिकार है। तो ये 5 प्रकार की रिट है जो मैंने आपको संक्षेप में बताया। ठीक है। आगे आते हैं भाई, कुछ अब एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। ठीक है। अपवाद क्या है भाई? कि आप जान आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है कि संसद सैन्य बलों के मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ठीक है। सैन्य बलों के मौलिक अधिकारों में कटौती का मतलब ये है, यहाँ सिर्फ सैन्य बल ही नहीं है, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, जैसे आर्म्ड फोर्सेज हो गए आपके, सशस्त्र बल हो गए आपके, इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, खुफिया एजेंसी हो गई, तो ऐसे लोगों के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट बाय लॉ, यानी संसद कानून बनाकर ऐसे सिक्योरिटी एजेंसी, आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े लोगों के फंडामेंटल राइट पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी तार्किक प्रतिबंध लगा सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज में अनुशासन बहुत जरूरी है ना। नियम अनुशासन के साथ ही अगर सिक्योरिटी चलेगी तभी अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगी। और सिविलियंस की भांति अगर उन्हें सारे मौलिक अधिकार मिलेंगे तो वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या आर्मी वालों को भी राइट टू एसोसिएशन है क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को क्या राइट टू एसोसिएशन है क्या? संघ बनाने का अधिकार है क्या? अगर दे दिया जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद ऐसी एजेंसीज को फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 33 ये कह रहा है। 34 क्या कह रहा है भैया? 34 ये कह रहा है कि मार्शल लॉ लागू होने पर, मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है समझते हैं क्या? मार्शल लॉ मीन्स, देखो एक होता है मिलिट्री रूल, सैन्य शासन जिसे आप कहते हैं, और एक होता है मार्शल लॉ। क्या डिफरेंस है?
तो देखो, सैन्य शासन का मतलब ये एक अथॉरिटोरियन स्टेट का एग्जाम्पल है। अथॉरिटोरियन स्टेट का एग्जाम्पल है मीन्स कि जहाँ सेना ही शासन करे। डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है, लोकतंत्र में ये पॉसिबल नहीं होता है। ये एक तरीके का सत्तावादी राज्य है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब ऑर्डिनरी लॉ काम न करे, है ना, जब सामान्य कानून काम न करे, यानी जब ऑर्डिनरी लॉ फेल हो जाए, सामान्य कानून जब काम न करे, तो ऐसे में सेना का कानून स्थापित किया जाता है, जिसे मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट भारत देश में इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लिया गया है। मार्शल लॉ वर्ड इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मार्शल लॉ वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। कहीं भी संविधान में मार्शल लॉ शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। भारत देश में कोई प्योर एग्जाम्पल भी देखने को नहीं मिलता है मार्शल लॉ का। मार्शल लॉ का कोई भी प्योर एग्जाम्पल भारत देश में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अफस्पा से इसकी झलक दिखाई पड़ती है मार्शल लॉ की। क्योंकि अपस्पा भी अगर कहीं लागू होता है तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्डिनरी लॉ फेल हो जाते हैं, कुछ चलते रहते हैं। ऐसे में हम उसे पूरी तरीके से मार्शल लॉ नहीं कह सकते, बस हाँ, उससे एक झलक मिलती है मार्शल लॉ की, ये कह सकते हैं। तो मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संसद बाई लॉ लगा सकती है, यानी संसद के कानून से लगाया जा सकता है। ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन है। तो 33, 34 एक तरीके का क्या है, एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है मौलिक अधिकार का। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 35 पर। तो आर्टिकल 35 क्या कह रहा है, देखो, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। और किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, तो ऐसे में मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए कभी कानून भी बनते हैं। क्योंकि मात्र लिख देने से लागू नहीं हो पाएगा, ये भी आप जानते हैं। तो कानून कोई भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। लेकिन आर्टिकल 35 क्या कह रहा है कि कुछ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए सिर्फ संसद लॉ बना सकती है। यानी कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। यानी कुछ फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, और किसी को नहीं है। ये 17 गलत लिखा था, ध्यान रखिए, जज्बाती मत होना। जैसे जैसे आर्टिकल 16 जब हम लोग पढ़ रहे थे, आर्टिकल 16 में हमने क्या पढ़ा था कि 7 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 16 का तीसरा कह रहा था कि निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है, बट कानून कौन बनाएगा? संसद। तो आर्टिकल 16(3) के लिए लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये 35 बता रहा है। ठीक है। कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को नहीं, ये बताता है 35। जैसे अभी आपने पढ़ा 33, है ना, सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? ओनली पार्लियामेंट। अभी आपने पढ़ा 34 मार्शल लॉ के दौरान। तो देखो, यहाँ जो यहाँ लिखा, केवल संसद को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने की शक्ति है, ये थोड़ा गलत लिखा है ना। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जो लोग टाइप करते हैं वो भी व्यक्ति हैं, जज्बाती मत होना। ये थोड़ा गलत है, टाइप हो गया। ऐसे आप समझो, कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, है ना, कुछ फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए, यानी कुछ मौलिक अधिकार को इन्फोर्स करने के लिए, कुछ फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए ओनली पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, यानी केवल संसद लॉ बनाती है सकती। सभी के लिए नहीं कहा जा रहा है, कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को है, यानी पार्लियामेंट को है। ठीक है, क्लियर बात? तो ये है आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के साथ 12 से लेकर 35 तक जो आपके आर्टिकल थे वो आपने देखा। संपत्ति का अधिकार, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में संपत्ति का अधिकार कहाँ कहाँ था? 19 क्लॉज एफ में था और आर्टिकल 31 में था। ठीक है। ये रिसोर्सेज के रिजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी संसाधनों के उचित वितरण में बाधा बन रहा था। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे क्या बना दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 31 को भी रिपील कर दिया गया, आर्टिकल 19 क्लोज 1 एफ को भी रिपील कर दिया गया, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में ले जाके 300A में रख दिया गया। और अभी राइट नाउ आपका जो संपत्ति का अधिकार है, वो कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार आपका लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार है। ठीक है। अब कुछ बातें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताता हूं इससे संबंधित। ठीक है। देखिए,
आपने पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ा, पूरा का पूरा मौलिक अधिकार आपने पढ़ा। आई होप आपको पूरा का पूरा मौलिक अधिकार समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फंडामेंटल राइट पढ़ के आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि नहीं, कि बस ऐसे ही चल रहा है, मैं अकेले ही पगला बेताल जैसे बोले जा रहा हूँ और आप जो है ना। हाँ बस किसी तरह क्लास देख ले रहे हैं, बस कुछ समझ आ रहा है ना। ओके, वेरी गुड। तो देखिए समझते हैं ज़रा सा। फंडामेंटल राइट में आपने ये देखा कि ये पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कहाँ से लेके कहाँ तक है ये? 12 से लेके 35 तक है, यानी 12 से लेकर 35 तक है ना। कितने भागों में वर्गीकृत है? 6 पार्ट हैं इसके, 6 पार्ट में वर्गीकृत हैं। 6 के 6 पार्ट आपने पढ़े। फंडामेंटल राइट अमेरिका से प्रेरित है, यूएस से प्रेरित है, ये देखा। साथ ही साथ ये देखा कि दिस इज इन्फोर्सिएबल। इन्फोर्सिएबल यानी जस्टिसिएबल, यानी ये क्या है? मौलिक अधिकार आपके वाद योग्य हैं, यानी कि जस्टिसिएबल हैं, प्रवर्तनीय हैं, वाद योग्य हैं। इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं, जी हाँ मेरे भाई, फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं। अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकते हैं। सस्पेंड, जी हाँ, मौलिक अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है, सस्पेंड हो सकते हैं 20 एंड 21 को छोड़कर। 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, यानी सस्पेंड हो सकते हैं, सस्पेंड किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर गारंटी मिली हुई है। ठीक है। हनन के मामले में आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? हनन के मामले में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार हैं जो भारत देश में पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास यानी किसी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। दैट मीन्स किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं, ये ऐसे अधिकार हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से प्रेरित होकर लाया गया है। अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसने संविधान संशोधन करके अपने यहाँ मौलिक अधिकारों को जगह दी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपने यहाँ मौलिक अधिकारों को जगह दी। ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे अच्छे से मेरे भाइयों। देखिए यहाँ पर जब आप देख रहे हैं मुझे, तो नीचे एक स्क्रीन चल रही होगी, उसमें लिखा हुआ है एक नंबर 9289996923। किसी भी प्रकार की यदि आप काउंसलिंग चाहते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक पॉइंट और लिख के आ रहा होगा VL लाइव, तो ये मेरा कोड है। अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, तो जब कोई कोर्स परचेज करते हैं तो ये VL लाइव कोड लगाने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। किसी का भी कोड आप लगा सकते हैं, लेकिन अध्यापकों का ही लगाइए, और अध्यापकों का यदि मेरा लगाएंगे तो उसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब आपकी श्रद्धा है, इससे आपका प्रेम जाहिर होता है अगर आप ये कोड लगाते हैं तो। जनरली होता है क्या है कि यूट्यूब पर पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप नहीं पढ़ पाएंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन आप केवल यूट्यूब से नहीं कर सकते हैं। मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अदर सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो पूरा सब नहीं है कि सब का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाए, और नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब रिवीजन पर्पज के लिए है। यूट्यूब पे एक आध सब्जेक्ट का पूरा स्टडी हो सकता है। यूट्यूब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए है। यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए है, रिवीजन के लिए है, मैराथन्स के लिए है, जानकारी के लिए है, लेकिन कंप्लीट स्टडी के लिए नहीं है, खासकर सिविल सर्विसेज में। क्योंकि भाई पूरा कंप्लीट तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो लगभग 1000 प्लस घंटे का सिलेबस है PCS का, और 1000 प्लस घंटे का प्री और मेंस दोनों का। 1000 प्लस घंटे का सिलेबस प्री और मेंस दोनों का है। तो यदि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ठीक है, संतुलित तरीके से, तो आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आरंभ नाम से हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, और इस समय चल रहा है आरंभ 19.0। आरंभ 19.0 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराया जाता है। कंप्लीट, है ना। इसमें दो तरह के बैचेज चलते हैं आरंभ 19.0 में। एक चलता है गोल्ड। गोल्ड में क्या है भाई? गोल्ड में आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जाता है 1100 प्लस घंटे का। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है, मेंटोरशिप दी जाती है, और करंट अफेयर की मैगजीन दी जाती है। इतना आपको गोल्ड में मिलता है। लेकिन यदि आप प्लेटिनम के साथ जाते हैं, तो प्लेटिनम में तो भाई एकदम पूरा प्लेटिनम यदि आप लेते हैं, कोई अगर विगनर है, तैयारी की शुरुआत किया है, टेस्ट सीरीज और मास्टर ने कोई किताब सजेस्ट की है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खरीदना चाहता है, तो मैं कहूँगा वो प्लेटिनम के साथ जाए। क्योंकि प्लेटिनम में आपको 1100 प्लस घंटे की क्लास मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, मेंटोरशिप मिलती है, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, साथ ही साथ 4 साल की वैलिडिटी मिलती है। इतना तो मिलता ही मिलता है। इसके साथ
अगर आप तेजी से सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो एक फाउंडेशन बैच इसमें एक्स्ट्रा मिलता है जो कि रिकॉर्डेड होता है। ये तो लाइव चलेगा, एक फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड। प्री से पहले रिवीजन के लिए एक प्री का क्रैश कोर्स और एक प्री का एमसीक्यू कोर्स 10,000 सवालों का रिकॉर्डेड। एक मेंस का आंसर राइटिंग कोर्स रिकॉर्डेड। एक एनसीईआरटी कोर्स रिकॉर्डेड आपको मिलता है, और किताबें आपके घर जाती हैं। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं? तो इसमें एनरोल करने के लिए आप जाइए यहाँ पर studyiq.com पर, ठीक है। studyiq.com पर जाइए। यहाँ अगर आप जाएंगे studyiq.com पर तो आपको दिखेगा पॉपुलर कोर्सेज, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में आप स्टेट पीसीएस पर जाइए, फिर उत्तर प्रदेश पर जाइए। उत्तर प्रदेश पर जाएंगे तो ये दिख रहा है, देखो आरंभ। इस पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, ओटीपी डालेंगे, कोड डालेंगे, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये जो फीस दिख रही है ये फीस नहीं है। अगर आप बाई नाउ पे जाएंगे और यहाँ पर देखो कोड डालिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, वी एल लाइव है ना, वी एल लाइव मैंने यहाँ पर लिखा, देखो कितना हो गया ये देखो 18,999 का प्लेटिनम पड़ रहा है और गोल्ड पड़ रहा है आपका 11,999 का। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या है, परेशानी है, तो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए, ठीक है। इन सब कोर्स वोर्स के बारे में अगर कोर्स वगैरह के बारे में अगर आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस पे डायल कर लिया करिए 9289996923 पे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।